वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये है आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एमए पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये आपका एक मॉक टेस्ट की तरह काम करेगा, ट्राई कीजिए। मैं पॉज लूंगा, आपको आंसर देना है, बाद में जो भी आपका स्कोर आता है वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप करोगे इसके अंदर कम से कम 30 या 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी भी हैं और फैक्ट बेस्ड भी हैं, जिसको आपको शायद नहीं आते हो। 10 क्वेश्चन तो मैं ऐसे बोल के चल रहा हूँ जो आपको नहीं आते होंगे, तो याद करिए उनको। और यही एक्चुअली पता लगता है कि आपको इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे, मैं बी लगाऊंगा या सी लगाऊंगा, आप एलिमिनेट कैसे कर पाओगे। तो वो आपका खेल चलेगा इस चीज़ में। तो आइए देखते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर डिलीवर हिज लेक्चर ऑन नेशनलिज्म। टैगोर साहब ने अपना जो लेक्चर दिया था नेशनलिज्म पे, कहाँ दिया था और कब दिया था, ये पूछ लिया उन्होंने। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 100% श्योर। तो 10 मिनट का पॉज लेता हूँ। क्या वो जापान में लिया, या वो इंग्लैंड में लिया, फिर जापान में डेट 1617 में लिया, या इंडिया में लिया 1921 में। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या लिया गया। तो नेशनलिज्म पे जो उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया था वो जापान में किया था 1916 और 17 में। तो राइट आंसर इज सी। चार्ल्स लिंडबॉम और डेविड ब्रुक आर एसोसिएटेड विद। चार्ल्स लिंडबॉम और डेविड ब्रुक किससे एसोसिएटेड है? इज इट अ लाइन प्रिंसिपल, स्टाफ प्रिंसिपल, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस? लाइन और स्टाफ में ये डिफरेंस होता है। लाइन जो होता है वो एक्चुअली जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो लाइन लाइन प्रिंसिपल के साथ काम करते हैं। स्टाफ जो डिसीजन होता है वो हेल्प करते हैं, एक तरीके से एसोसिएट होते हैं उनके साथ। तो ये चार्ल्स लिंडबॉम और डेविड ब्रूक जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब आइडिया ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर किसी ने पता होगा कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में कौन लिखता है इनमें से? एल्टन मायो नहीं लिखते, हर्बर्ट साइमन नहीं लिखते, F W टेलर नहीं लिखते, तो एक ही बचा, फ्रेड रिक्स। ही राइट अबाउट द प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये इजी क्वेश्चन है। हु रोट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म? फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी फेमस बुक, हु रोट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने लिखी है? इज इट मैक्स वेबर, इज इट कार्ल मार्क्स, वुड्रो विल्सन ने लिखी है, या एडम स्मिथ ने लिखी है? ये बताना है आपको। तो ये किताब लिखी है मैक्स वेबर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोरोड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो आइडिया है बी आर अम्बेडकर ने कहाँ से लिया? जॉन डुई साहब से, डेविड रिकार्डो से, जॉर्ज जॉर्ज ग्रोटे से, या बैट्रिक वेब से? मैं इससे पहले, अगर आप ये आंसर करो उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो अब एक में जो बी आर अम्बेडकर का इफेक्ट रहा है, जॉन डुई और जॉर्ज ग्रोटे पे बहुत रहा है। इन लोगों ने बहुत इफेक्ट किया है बी आर अम्बेडकर के लाइफ और उनकी थ्योरी फिलोसफीज पे। जॉन डुई साहब ने प्रैग्मेटिज्म, जॉन डुई साहब यूएसए के फिलोसफर थे उस टाइम पे, इनके टीचर थे, और इन्होंने उनको प्रैग्मेटिज्म सिखाया। जॉर्ज ग्रोटे साहब ने बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आइडिया दिया, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर है जॉर्ज ग्रोटे। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जगह आपका पूछ लेता कि भाई बताओ प्रैग्मेटिज्म कहाँ से सीखा बी आर अम्बेडकर, तब आंसर जॉन डुई होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम ना निका मतलब कि इनमें से कौन सा मेथड है जो नेशनल इनकम से रिलेटेड नहीं है? प्रोडक्ट मेथड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड? बेसिकली तीन या चार, तीन तरीके के मेथड हैं। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड कोई मेथड नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाता है बी। बहुत फेमस है, लूथर और गुलिक ने दिया है, पॉस को पॉस्ट डो कॉर्प। पॉस डी साइलेंट होता है, पॉस्ट डो कॉर्प। जिसमें सीओ पूछा है, सीओ किससे रिलेटेड है? तो सीओ सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, या कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, या कमांड से रिलेटेड है? तो जो सीओ है आपका वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो जो सीओ है आपका वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बात की जा रही है वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन एक्सप्लेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन साइमन डिसीजन थ्योरी डिड नॉट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग पे साइमन की डिसीजन थ्योरी इनमें से किस पे फोकस नहीं करती है? द सिंगल बेस्ट चॉइस मेड बाय द डिसीजन मेकर, या लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, या कॉन्स्ट्रेन ऑन computational ability of the administrator, या बाउंडेड rationality and satisfier। वैसे किस पे फोकस नहीं करती? ही इज आस्किंग डिड नॉट फोकस, नॉट इज आंसर। देखो बाउंडेड रैशनैलिटी और सेटिस्फाइंग का है, सेटिस्फाइजर का जो कॉन्सेप्ट है वो हर्बर्ट साइमन का ही है। कॉन्स्टेंट ऑन कंप्यूटेशनल एबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करता। द लिमिट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। द सिंगल बेस्ट चॉइस पे वो नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि भाई सिंगल बेस्ट चॉइस पे वो नहीं करता, उसको जो भी सबसे बढ़िया होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट, भाई रटा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछा था। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने किस ईयर में जारी करी? बताइए। इज इट 1992, इज इट 1997, 2000 या 2003? राइट आंसर इज 1992। Who wrote towards a new public administration the Minnow Book perspective? फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है ये आदमी। दो लोग थे जो फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस ऑफ 1968 से रिलेटेड थे, फ्रैंक मरीनी, ड्वाइट वॉल्डो। इनमें से ही आंसर है, बताइए ए और बी में से क्या आंसर होगा? तो ये किताब लिखी है फ्रैंक मरीनी साहब ने, द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो बुक पर्सपेक्टिव। फेयोल के अकॉर्डिंग, इनमें से अकॉर्डिंग टू फेयोल मैनेजर प्रिंसिपल्स आर, मैनेजर प्रिंसिपल कैसे होते हैं फेयोल के अकॉर्डिंग? क्या ये फिक्स्ड और रिजिड होते हैं? क्या ये फिक्स्ड होते हैं पर फ्लेक्सिबल होते हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो फ्योल का जो मैनेजर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट था, तो उसके प्रिंसिपल से वो तो फिक्स थे, बट लेकिन उसने ये बोला था कि चेंजिंग टाइम के साथ वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो आंसर वुड बी फिक्स्ड बट फ्लेक्सिबल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए क्या सही नहीं है, नॉट पूछ रहे हैं। ठीक है। इट रिगार्ड कॉम्पिटिटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज अनड्यूली मिनिस्टिक। इट कॉल फॉर रिफॉर्म इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग। करता है। इट जस्टिफाई द पॉलिटिकल अपैथी, ये नहीं करता। पॉलिटिकल अपैथी की बात नहीं करता डेमोक्रेट, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इट कॉल फॉर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये करता है, पर लेकिन अपैथी की बात नहीं करता। क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ फेडरिक टेलर? टेलर साहब ने इनमें से क्या कॉन्सेप्ट नहीं दिया? डिफरेंट रेट सिस्टम दिया है, फंक्शनल फोरमैनशिप दिया है, पीस रेट सिस्टम दिया है, गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। आप लोग बताएंगे गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया? Who among the following made a distinction between hygienic factor and motivational factor? हाइजीनिक फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर के बीच में कौन डिफरेंशिएट क्रिएट करता है? क्या वो फेडरिक हर्सबर्ग हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, चेस्टर बर्नार्ड हैं, या डगलस मैक जॉर्ज हैं? तो आंसर है इसका फेडरिक हर्सबर्ग। हु टॉक्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? इज इट एमपी फॉलेट, हर्बर्ट साइमन, फेडरिक टेलर, या डगलस मैक जॉर्ज? तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं एमपी फॉलेट। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, तो इधर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बात करते हैं एमपी फॉलेट। शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है। हु रोड द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की किताब जो है वो किसने लिखी है? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इज इट डगलस मैक जॉर्ज, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, या एल्टन मायो? बताइए। तो ये किताब लिखी है डगलस मैक जॉर्ज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंट्रोड्यूस बाय एल्टन मायो? एल्टन मायो ने इसमें से क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया? रेड बस्टर, चिजलर, स्क्वेलर, रेड बूस्टर, इनमें से क्या नहीं किया? तो भाई एल्टन मायो ने रेड बूस्टर नहीं किया, बाकी रेड बस्टर किया है, चिजलर किया है, स्क्वेलर किया है। अब इसको आपको अरेंज करना है कि बताइए कि अरेंज करके कि
इस पैटर्न में ही होगा, आइडेंटिफिकेशन, असेसिंग कॉस्ट, प्रायोरिटी रेटिंग, सिलेक्शन या लिस्टिंग मींस। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया नंबर वन। उसके बाद आएगा प्रायोरिटी रेटिंग, फिर उसके बाद आता है लिस्टिंग करना होता है मींस को, फिर उसके बाद आता है हम कॉस्ट को असेस करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा लास्ट में सिलेक्शन। अगर हम ये देखते हैं 1 4 2 3, मतलब ए, सी, ई, बी, डी, तो आंसर आ गया हमारे पास ए। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को किया, पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर आप प्रायोरिटी रेटिंग करेंगे अपनी, फिर उसका लिस्टिंग करेंगे क्या क्या चाहिए, लिस्टिंग मीन्स करेंगे, फिर असेस करेंगे कॉस्ट, और लास्ट में सिलेक्शन आएगा। द लीडर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट एम्फोसाइज ऑन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज को एम्फोसाइज नहीं करती थी? सोशल इक्वालिटी को बिल्कुल करती है। वैल्यू न्यूट्रलिटी, यहाँ पे ये चीज आ गया, वैल्यू न्यूट्रलिटी को एम्फोसाइज नहीं करती थी। बाकी आगे मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आपके लिए। वैल्यू न्यूट्रलिटी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती थी एम्फोसाइज। अगला दे रखा है उन्होंने, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही है। इफेक्टिव एंड ह्यूमन डिलीवरी ऑफ पब्लिक डिसीजन, बिल्कुल सही है भाई। ये इसको तो करती थी, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, बिल्कुल करती थी। उसके बाद नेक्स्ट, हु ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म प्रॉपर्टी एज अ थेफ्ट। देखो ये प्रॉपर्टी एज अ थेफ्ट जो है, ये प्रोद्वन ने दिया था। प्रॉपर्टी एज अ थेफ्ट जो कॉइन किया, प्रोद्वन की किताब थी व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो इन्होंने प्रॉपर्टी का आंसर दिया, प्रॉपर्टी एक चोरी है। प्रॉपर्टी इज अ थेफ्ट, प्रोद्वन ने दिया, फ्रेंच फिलोसफर है मेरे ख्याल से प्रोद्वन। विच कॉम्बिनेशन कैन बी एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिक मटेरियलिज्म? आपको पता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसने दिया और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म किसने दिया है? क्या ये हीगल और मार्क्स हैं, रॉल्स एंड रूसो हैं, ग्रीन एंड कांत हैं, मॉस्का एंड मार्क्स हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है हीगल ने, और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है मार्क्स ने। तो आंसर हो जाता है इसका ए। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन फॉर लॉक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट? लॉक ने अपनी नेचुरल राइट में किस किस को रखा? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, राइट, ड्यूटीज, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड सोवरेनिटी। तो लॉक साहब ने लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को अपने नेचुरल राइट में रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट विद द एंड ऑफ आइडियोलॉजी? इसमें आइडियोलॉजी बोला है, एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं बोला, आइडियोलॉजी बोला है। फ्रांसिस फुकुयामा, डैनियल बेल, इजाया बर्लिन, ब्रायन बेरी। तो जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो थीसिस थी वो दी है डेनियल बेल ने। एक और चीज बता देता हूँ, डेनियल बेल ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फ्रैंकिस फुकुयामा जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड है। इजाया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी से रिलेटेड है। अभी एक डेफिनेशन है कि ए हैज अ पावर over B to extend that A can get B to do something which B would not otherwise do। A के पास ऐसी पावर है जो B को वो चीज करवा सकता है जो कि B वैसे आम तौर पे नहीं करता। तो ये जो डेफिनेशन दी है पावर की, वो रॉबर्ट ढाल साहब ने दी है, ये आप देख सकते हैं। Who among the following political theorist was one of the first to offer a conception of distributive justice? तो distributive justice किसने दिया? Is it Plato? Is it Aristotle? Locke या Mill? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है एरिस्टोटल साहब ने। हु द फॉलोइंग ऑफर अ क्रिटिक ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी? क्लासिकल कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी को कौन क्रिटिक करता है? जोसेफ स्टम्पटर, फिलिप पैटी, सीबी मैकफरसन या कैरोल पैटमैन? तो इसको क्रिटिक करने वाले हैं जोसेफ शम्टर, शुम्पीटर, वट एवर यू वांट टू कॉल। जोसेफ शुम्पीटर जो है वो इसको क्रिटिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि भाई बताओ, हु रोड द ओरिजिन ऑफ फैमिलीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट? ओरिजिन ऑफ फैमिलीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये किताब मैंने कई बार करवाई भी है, और मैंने अपने जो टेलीग्राम पर नोट देता हूँ उस पर भी मैंने कई बार कराई है। तो ये एंजल साहब ने लिखी है ये किताब, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड टू यंग मार्क्स? यंग मार्क्स किसकी बात करता था भाई? यंग मार्क्स के साथ कौन सा चीज है? एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, मोड ऑफ प्रोडक्शन? तो जो यंग मार्क्स था वो बात करता था एलिनेशन की, भाई लेबर को एलिनेट कर दिया उसकी चीज में, तो वो ये सब चीजें अपनी बताता था।
तो वो थोड़ा सा व्हाट ऑट टू में बहुत ज्यादा था कि फिलोसफिकल बहुत ज्यादा होता था। जब वो मैच्योर्ड मार्क्स हुआ तो उसने बात करने लग गया क्लास स्ट्रगल की, मोड ऑफ प्रोडक्शन की। तो यंग मार्क्स टॉक अबाउट एलिनेशन। इस थिंक का ना ट्रायडिक कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी का दिया है, एक्स वाई जेड का दिया है। किसने दिया है एक्स वाई जेड ट्रायडिक कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी का? इज इट गैरेट मैकुलम, इज इट इजाया बर्लिन, इजाया बर्लिन, या फिर ये चार्ल्स टेलर है या जॉन लॉक है? तो ये जो किताब, ये जो ट्रायडिक कंसेप्शन जॉर्ज मैकुलम ने दिया है, गैरेट मैकुलम ने दिया है। इजाया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी से जानी जाती है, जॉन लॉक पॉजिटिव, चार्ल्स टेलर इज अ कम्युनिटेरियन। चार्ल्स टेलर कम्युनिटेरियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जॉन रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस? जॉन रोल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को कौन क्या बेस्ट डिफाइन? जस्टिस इज गिवन बाय स्टेट ना, ये नहीं हो सकता। जस्टिस कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग इक्वल एंड अनइक्वल सिमिलरली ना, वो तो कह देते हैं अनइक्वल को इक्वल के बनाओ बराबर, तो ये भी जस्टिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, हाँ ये कह सकते हैं। जस्टिस इज ब्लाइंड तो वो कभी नहीं कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात करता है जॉन रॉल। हु प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की? बहुत फेमस वन, बहुत इजी क्वेश्चन। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की देते हैं सी राइट मिल्स देते हैं। टेलर, वॉल्जर, मैकेंटायर, सैंडल्स, ये तीन किससे रिलेटेड है? टेलर, वॉल्जर, मैकेंटायर और सैंडल, ये तीनों रिलेटेड हैं कम्युनिटेरियनिज्म से। ये आप नाम याद रख लीजिए क्योंकि घुमा फिरा के ही देते हैं। अभी टेलर मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर कम्युनिटेरियन है, वॉल्जर भी है, मैकेंटायर भी है, सैंडल्स भी है। द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिवाइव्ड अंडर अ न्यू फॉर्म बाय। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले दिया हॉब्स ने, फिर दिया लॉक ने, फिर दिया रूसो ने। अभी रिसेंटली किसने रिवाइव किया है? जॉन रॉल्स ने रिवाइव किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। हु सेड नेचुरल राइट आर सिंपली नॉनसेंस? तो नेचुरल राइट को नॉनसेंस कहने वाला बंदा एक ही है, बताइए कौन है? तो बेंथम साहब ने नेचुरल राइट्स को बोला कि दीज आर नॉनसेंस, नेचुरल राइट्स के खिलाफ थे। कोई और बंदा आपको पता है जो नेचुरल राइट्स को जिसने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी? तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स ने नेचुरल राइट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो अभी बताया हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तीन लोगों ने बनाई है बेसिकली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो जेएस मिल का कोई काम नहीं आता यहाँ पे। रिवाइव करी है रॉल्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड टू प्लेटो? प्लेटो से क्या चीज सही नहीं है, ठीक है? ही हैड अ वेरी पेल व्यू ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, ठीक है, पेल व्यू रखता था, चाहता था कि वो बेटर हो जाए। मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट बाय नेचर बट देयर नेचुरल डिफरेंसेस वर इररिलेवेंट टू पॉलिटिकल रोल। हाँ क्योंकि उसका फिलोसफर किंग जो था वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता था। प्लेटो एंडोर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली फॉर द गार्डियंस, ये गलत कर दिया। गार्डियंस के लिए भी था और फिलोसफर किंग के लिए भी था, तो ये यहाँ पे हो गया गलत। तो अब अगला पढ़ लेते हैं। अंटिल फिलोसफर्स आर किंग और द किंग आर द प्रिंसेस हैव द स्पिरिट ऑफ पावर। उसने कहा था कि यार या तो फिलोसफर किंग बन जाए या किंग को फिलोसफी आनी चाहिए, तभी एक बेस्ट आइडल रूल बन सकता है एथेंस में। अब पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एब्जुगेट और डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट जो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है वो उसकी कौन सी पावर होती है? एडवाइजरी होती है, ओरिजिनल होती है, एपलेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है? तो बहुत इजी है, इसका आंसर है इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। सेंटर 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 और स्टेट लड़े, दो स्टेट लड़े तब भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। और क्या चीजें आती हैं? बॉन्ड ट्रीटीज आती हैं, ओरिजिनल में आती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टे मिर्ले रिफॉर्म, मॉन्टे मिर्ले रिफॉर्म कोई मेरे को बताएगा कि मॉन्टे मिर्ले रिफॉर्म किस में आता है? क्या ये 1909 का एक्ट है या 1919 का एक्ट है? कैसे याद किया आपने? तो 1909 को मॉन्टे मिर्ले रिफॉर्म बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू गिव मोर पावर टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? नहीं। एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, जी हाँ, ये था कि उसने एक्सटेंड कर दी थी सीटें। टू अबॉलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, नहीं, ये तो बहुत बाद में करी है। टू अबॉलिश डायर की इन द प्रोविंस 1935 के एक्ट में करी है ये। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इंटीमेट एनिमी, दिस इज अ गुड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। जिसको ये आता है मतलब भाई, या वो सही कैच कर पा रहे हैं तो मतलब ही हैज अ गुड नॉलेज मेरे हिसाब से। इंटीमेट एनिमी किसने लिखी है? या क्या वो सुदीप्ता कविराज है, पार्था चटर्जी हैं, आशीष नेडी हैं या रजनी कोठारी हैं? देखो मैं कैसे सॉल्व करता इसको, अगर मेरे को जितनी मेरी नॉलेज, मैं रजनी कोठारी को काट देता, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं करी है। बाकी तीन ऑप्शन, पार्था चटर्जी इंटीमेट एनिमी की बात नहीं करते, ऐसी चीज नहीं लिखते, तो मैं ए और सी में कंफ्यूज होता। तो अब जो भी 50-50 लगता है, बट इसका आंसर है आशीष नेडी ने लिखी है द इंटीमेट एनिमी। इंटीमेट एनिमी आशीष नेडी।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। जो 40 नंबर क्वेश्चन कर लेता है, मतलब मैं मानता हूँ कि उसका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है पढ़ने का। हु रोट वाई आई एम नॉट अ हिंदू? वाई आई एम नॉट अ हिंदू, अ शूद्र क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व फिलोसफी कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किसने लिखा है, वाई आई एम नॉट हिंदू? मेन अगर इसको देख लें, वाई आई एम नॉट हिंदू, तो ये किसने लिखा है? क्या ये कांशीराम ने लिखा है, बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, ज्योतिबा फुले ने लिखा है, ये कंचन इलाया ने लिखा है? देखो, वाई आई एम नॉट शूद्र करके एक किताब है बी आर अम्बेडकर की, तो कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और सीधा इसको लगा देंगे, पर ये आंसर नहीं है। ना कांशीराम ने लिखा, ना जो कंचन इलाये ने इस तरीके की बात करी है जिसमें वो बोलते हैं वाई आई एम नॉट अ हिंदू। तो मेरे हिसाब से 39 और 40 क्वेश्चन जो सही क्रैक कर पाते हैं, तो वो काफी ठीक जा रहे हैं अपनी चीजों में, जो मैं मानता हूँ। A caste may be said to be a dominant when it preponderates numerically over the other caste and when it wields propaganda, economic and political power. A large and powerful caste group can be more easily be dominant if its position in the local caste hierarchy do not too low. ऊपर आप पढ़ लो, कास्ट में भी सेट टू बी डोमिनेंट, और यहाँ से पढ़ो एक, अ लार्ज एंड अ पावरफुल कास्ट कैन बी मोर इजीली बी अ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट की बात एक ही बंदा करता है जिसका नाम है एम एन श्रीनिवासन। Which of the following figure mentioned below is associated with the concept of graded inequality? ये मैंने कई बार बताया, ग्रेडेड इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया है? क्या गांधी ने दिया है, शाहू जी महाराज ने दिया है, बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले? ग्रेडेड इनइक्वालिटी वही है जो वर्ना सिस्टम से इनइक्वालिटी होती है, तो इसकी बात करते हैं बी आर अम्बेडकर साहब। महात्मा गांधी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का है, ट्रस्टीशिप का है, ज्योतिबा फुले भी लिखते हैं। Which of the following politician did not have a parent involved in electoral politics? किसके पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में? नवीन पटनायक के फादर थे, उद्धव ठाकरे के फादर बिल्कुल 100% है, अजीत मायावती का कोई नहीं था जो पेरेंट्स इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं थे। तो दिस इज द राइट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट कंस्ट्रक्टिव इन परस्पेक्टिव? Which of the following understanding of identity is not constructive in perspective? Identity is a matter of strategic choice. अच्छा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बोला इन्होंने कि आइडेंटिटी इज आउटकम पॉलिटिकल प्रोसेस। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आइडेंटिटी इज एन आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस, बिल्कुल ये सही है। आइडेंटिटी इज अ मैटर ऑफ प्री मॉडियल अटैचमेंट्स, नहीं ये नहीं होता, ये चेंज हो जाती है, तो सबसे गलत आंसर यही है। तो आइडेंटिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ प्री मॉडियल अटैचमेंट। अब पूछा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? ये पता होना चाहिए आपको, दो चीजें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन होता है। मैं प्रेसिडेंट बता देता हूँ, प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, जिसमें एलसी नहीं आते, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं आते, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये है। और वाइस प्रेसिडेंट में कौन आता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, सॉरी इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, तो मेंबर ऑफ बोथ द हाउस बोल सकते हैं हम कि दोनों मेंबर ऑफ बोथ द हाउस आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये चीज है इसमें। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना कि भाई ये बताओ, इन इंडिया ऑल रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसमें दी गई है? तो भाई क्या वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं, क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में दी गई हैं, क्या वो प्रेसिडेंट में दी गई हैं, या वो प्राइम मिनिस्टर में दी गई हैं? देखो, आपका जो 7th शेड्यूल में आपकी लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो जो चीज़ कहीं नहीं है वो आपकी लेजिस्लेचर के पास है। यूनियन जैसे कहीं भी, ये कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है इनमें, तो उसको सारी पावर दे रखी है, सेंटर को दे रखी है, लेजिस्लेचर को दे रखी है बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट के पास सारी रेसिडुअरी पावर है। अब बताना है कि डिटेंशन की पोटा, नासा, मीसा, ये तीनों ही जो लॉज हैं वो डिटेंशन के लॉज हैं। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये जो बताएगा 48 क्वेश्चन, उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है कि सीपीआई में, सीपीआई का स्प्लिट स्प्लिट कब हुआ, सीपीआई आई और सीपीआई एम कब बन गई? क्या 61 में हुआ, क्या 63 में हुआ, क्या 64 में हुआ, क्या 65 में हुआ? तो इनका जो स्प्लिट हुआ है वो 1964 में हुआ है। ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज मैनिफेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज, पार्टी सिस्टम इंडिया में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? डिक्लाइनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रेस, हाँ। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बीजेपी, नहीं।
इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर, इससे रिलेटेड नहीं है कि पार्टी सिस्टम से रिलेटेड। एमरजेंस ऑफ टू पार्टी सिस्टम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। टू पार्टी सिस्टम होगा तो लोकल रीजनलाइजेशन कुछ नहीं होगा। रीजनलाइजेशन ऑफ पार्टी सिस्टम कब होगा? जब कांग्रेस डिक्लाइन करेगी, क्योंकि कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जब वो डिक्लाइन करेगी तब रीजनलाइजेशन ऑफ पार्टी सिस्टम होगा। 52nd अमेंडमेंट एक्ट पूछा हुआ है किससे रिलेटेड है? तो 52nd अमेंडमेंट जिसको नहीं पता वो रिलेटेड है, देख लीजिए आपको आंसर क्या आएगा। वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन नहीं है, आर्टिकल पीआईएल इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है बताइए? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। जो 52nd है वो सबसे पहले डिफेक्शन की बात करती थी, इसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई थी, मेरे ख्याल से 91st है जो बात करती है डिफेक्शन की। अब 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भाई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आपको मिलेगा, और अभी भी क्या पता आपको नेट में मिल जाएगा। तो 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन सी स्टेट को देखा जाता है? उसमें देखा जाता है असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 स्टेटों को देखा जाए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आ गई हमारी बेसिक कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम नहीं है देखो, असम, मेघालय, सिक्किम नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी में तीनों है, नागालैंड आ गया इसमें, तो ये गलत हो गया। झारखंड आ गया इसमें, तो गलत हो गया, तो आंसर हो गया अपना बी। बाकी दो और कौन सी है? असम और मेघालय और है। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल है हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य साहब। ठीक है। हु रोट द आइडिया ऑफ इंडिया, दिस इज अ गुड एंड रिपीटेड, ये उसी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अपने यूजीसी नेट का पुराना क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा है? रजनी कोठारी, पॉल ब्रास, सुनील खिलनानी या ग्रैनविल ऑस्टिन? तो ये लिखते हैं भाई सुनील खिलनानी साहब। आइडिया ऑफ इंडिया काफी फेमस बुक है इनकी। व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म डज सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट? सेवंथ शेड्यूल में सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, या फ्यूजन ऑफ पावर की बात है, या डिवीजन ऑफ पावर की बात है? तो सेवंथ शेड्यूल में हमने लिस्ट में डिवाइड कर दिया पावर, तो ये जिसकी बात है वो डिवीजन ऑफ पावर की बात है और किसी की बात नहीं है। ये पूछा 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद में पूछा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ कहाँ लगा सकता है प्रेसिडेंट? फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट, पूरे इंडिया में किसी पार्ट में। फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पूरे इंडिया में लगा सकता है, किसी पार्ट में लगा सकता है, तो दिस इज द राइट आंसर। कांग्रेस सिस्टम की बात कौन करते हैं? तो ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है, तो कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं रजनी कोठारी साहब। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहाँ से आई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, केशव नंद भारती से आती है, 1973 का केस है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, इसको इसके अंदर बोला गया कि प्रेम्बल भी हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसको अमेंड भी किया जा सकता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल देखो बेसिक डॉक्ट्राइन में क्या बोला गया था, 1973 के बाद जो भी केसेस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और बेसिक डॉक्ट्रिन कहीं लिखा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, केस के साथ इवॉल्व होता है। जैसे आर्टिकल 21 में इतनी सारी चीजें हैं, वो केस के साथ इवॉल्व हुई हैं। ऐसे ही बेसिक डॉक्ट्रिन को बोलना है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, वो खराब नहीं होना चाहिए। केसी वेयरस ने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया? क्वासी फेडरल किया है उन्होंने, तो क्वासी फेडरल इन्होंने किया है। हु टॉक्ड ऑफ सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, बहुत फेमस है, क्या वो भानु मेहता हैं, MV पहले हैं, योगेंद्र यादव हैं, सुभाष पलिशकर हैं? तो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात करते हैं योगेंद्र यादव साहब, इसको आप याद कर सकते हैं। योगेंद्र यादव बात करते हैं सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की। फिर क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट? बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा था। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट रिलेटेड है एंडर गुंडर फ्रैंक से। ब्रिटिश मोनार्क के बारे में गलत बताना है, इज इनकरेक्ट। द मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट है, बिल्कुल है। मोनार्क इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स, बिल्कुल है। मोनार्क इज द हेड ऑफ द चर्च, बिल्कुल है। मोनार्क कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट, डिसॉल्व नहीं कर सकता भाई, उसके पास ये पावर नहीं है। 62 में बताना है मेरे को कि मैच करना है कौन कौन से लीडर चाइनीज के सबसे पहले आए। तो देखो यार, जी जिनपिंग लास्ट में आएगा, जी जिनपिंग लास्ट में आएगा, यहाँ जी जिनपिंग लास्ट में नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। ये इधर भी नहीं है। हाँ ठीक है, माओ तो सबसे पहले आया था, तो माओ दोनों में है। डीन जियोपिंग और टिज्म, तो डीन जियोपिंग पहले आया था, तो ये आंसर सही है। माओ के बाद माओ
माओ के बाद आता है डीन जियाओपिंग के बाद आता है जियांग जैमिन, और फिर लास्ट में आता है जी जिनपिंग। क्लीवेज मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम, ये किसने दिया? दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। जो सही कर पाएगा मैं मानूंगा कि उसका वो काफी ठीक ठाक चल रहा है। क्लीवेज मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम, क्लीवेज मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम दिया है रॉबर्ट मिशेल ने, मैरिक डुवर्गर ने, लिपसेट रोकन ने, गिवोनी सतोरी ने दिया है। तो ये दिया है लिपसेट एंड रोकन ने, क्लीवेज मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम। डिपेंडेंट स्कूल एमर्ज एज अ रिएक्शन टू, डिपेंडेंसी स्कूल किसका एमर्ज हुआ? देखो डिपेंडेंसी स्कूल क्या बताता है कि भाई जो कॉलोनियल स्टेट, जो स्टेट्स अभी जो कॉलोनिज्म से बाहर निकली हैं, एक तरीके से उनके ऊपर एक कॉलोनिज्म की वेव अभी भी है। और मतलब कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो अभी भी उनको रोक के रखते हैं, एक तरीके से उनके ऊपर दबाव बना के रखते हैं। तो ये जो किसके रिएक्शन से आते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव के रिएक्शन से आते हैं। A more well-to-do nation, the great the chance that it will sustain democracy. जितना अच्छा देश कर रहा होगा, वेल टू डू होगा, उतना अच्छा होगा कि वहां पर डेमोक्रेसी जाएगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए लिपसेट ने बोला है। अब किस देश के देख के बोला लिपसेट ने ये? यूनाइटेड किंगडम को देख के बोला। ये चीज का आप देख सकते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपको, अगर मुझे समझ सकता हूँ कि अगर आपको बोरिंग वगैरह लग रहे होंगे, पर लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे, तो आपको पूरा देखना चाहिए, और एक तरीके से आप टेस्ट भी कर सकते हो मेरे को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। What term describe a set of attitude and practice that shape the political behavior? इस स्टेटमेंट को बोलते हैं आपका पॉलिटिकल कल्चर। इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इट इज अ स्टेट दैट डैश इज द कमिटी ऑफ मैनेजिंग अफेयर ऑफ द होल बुर्जोइस। तो डैश में वो डालते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट, इट इज अ स्टेट दैट एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फाउंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटिज्म। पहला वेव जो हुआ था वो वर्ल्ड वॉर पहले से पहले हो गया, तो इंडिया तो नहीं हो सकता, श्रीलंका हमारे बाद में हुआ है, केन्या नहीं हो सकता, तो यूएसए ही बचा जो फर्स्ट वेव। इंडिया किस में आता है? इंडिया सेकेंड वेव में आता है। सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में डाला है। वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात भी करते हैं। यूनाइटेड किंगडम कहाँ मिलता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, सबको पता है वेस्टमिंस्टर एक जगह है ब्रिटेन में, तो वहां से उसको बोला जाता है कि जननी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड बी एसोसिएटेड विद द हाइपर फैक्चुअलिज्म। देखो अगर आपको नहीं आता तो इस पे देखो, फैक्चुअल की बात कौन करता था? बिहेवियरलिज्म करता था। और हाइपर फैक्चुअलिज्म से कौन रिलेटेड होगा फिर? डेविड ईस्टन साहब। मार्शल प्लान, रटा रटाया क्वेश्चन, ये किससे रिलेटेड है? ये यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम है। रिवाइवल नहीं है, रिकवरी करवा रहा था वो, रिवाइवल दे दिया है, रिकवरी प्रोग्राम। अब इसमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल थे, फेमिनिस्ट स्कॉलर कौन सी ऐसी फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने मॉर्गेंथ्यू के 6 ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल के अलावा अपने 6 प्रिंसिपल दिए? तो एना टिकनर ने अपने खुद के प्रिंसिपल दिए थे, और मॉर्गेंथ्यू के प्रिंसिपल को उन्होंने खारिज कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। देखो कम्युनिस्ट पार्टी से कौन रिलेटेड है? चाइना। इतना तो आप कर लेंगे, तो बी का 1, तो मतलब आंसर इन दोनों में से एक का भी आपको पता लग गया कि भाई लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना यूके रिलेटेड है, ये आपको पता चल गया। ठीक है। एंड देन सी इज वर्कर पार्टी। वर्कर पार्टी ब्राजील की काफी फेमस पार्टी है, इसे आप याद करेंगे मेरे लिए। और जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये काफी फेमस है नाइजीरिया में। हु वाज द ओपिनियन दैट एंड ऑफ अ कोल्ड वॉर रिप्रेजेंट द विक्टर? को एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऊपर पूछ लिया, जिसके साथ डेनियल बेल थे। अब एंड ऑफ कोल्ड वॉर सीधा सीधा पूछ रहा है। अब इससे कुछ नहीं सोचना और फ्रैंकिस फुकुयामा लगा देना है। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ हिस्ट्री में क्या बोलता है कि दो सिविलाइजेशंस थी। एंड ऑफ हिस्ट्री में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आपस में भिड़ रहे थे। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोशलिज्म हार गया और कैपिटलिज्म जीत गया। ये बात करता है फ्रैंकिस फुकुयामा। According to Kohan and Nye, the international of the world economy had led to major industrialization too. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस, डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस। आपको पता होगा कि कोहान और नाय ने कॉन्सेप्ट दिया है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। जो वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, वर्ल्ड इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से कोहान और नाय जाने जाते हैं। उस टाइम पे पूछा कि साउथ एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बेटर किसका है, तो उस टाइम पे श्रीलंका का बेटर था।
द मीनिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज, नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं? वो पार्ट ऑफ अ सिविल सोसाइटी होते हैं, सच एज, मतलब पर लेकिन उस स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं, उस स्टेट का पार्ट नहीं होता, सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं। तो सी ऑप्शन इज ग्रुप, ग्रुप दैट आर पार्ट ऑफ अ सिविल सोसाइटी सच एज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब अरब स्प्रिंग पूछा, अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अथॉरिटेरिज्म, अथॉरिटेरिज्म को हटाओ और डेमोक्रेटिक सरकार लाओ, उसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। 1972 में पूछा हुआ है कि हमने किसके साथ ट्रीटी करी भाई? 1972 में हमारा वॉर चल रहा था भाई, मतलब कि बांग्लादेश लिबरेशन वो चल रहा था, तो हमने साइन की थी यूएसएसआर के साथ, ताकि हमारे ऊपर ब्रिटिश वगैरह, ब्रिटेन और यूएसए हमला ना कर दें, क्योंकि वो अलाइज थे पाकिस्तान के। G8 के बारे में सही चूज करना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं यार, डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है। इट कंप्राइज ऑफ 7 नेशन एंड ईयू, बिल्कुल सही है। रशिया हैज बीन सस्पेंडेड ऑन द इश्यू ऑफ क्रीमिया, 2017 में रशिया ने क्रीमिया को जब्त कर लिया था, इसलिए वो तो ए हटा दो, आप ए हटा दोगे तो बी और सी इज द, अच्छा डी भी, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस, नहीं इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो आप डी भी हटा सकते हो, तो दो हट गए और ये एक ही बचा, बी एंड सी। बिम्स्टेक में कौन मेंबर नहीं है? बिम्स्टेक में देखो, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और बाद में दो और आते हैं नेपाल और भूटान, तो स्पेन नाम की चीज कोई नहीं है बिम्स्टेक में, तो आप हटा सकते हैं। लुकिस्ट पॉलिसी किसने इनेक्ट की थी? लुकिस्ट पॉलिसी भाई जो थी हमारी, नरसिम्हा राव साहब ने करी थी 1990s में। अब इसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया है जो 2016-17 से मोदी साहब ने करी है। अब केनेथ, अब मैच करना, बताना कैसे। केनेथ वॉल स्ट्रक्चरल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। E.H. क्लार्क क्लासिकल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट गिल्पिन न्यू रियलिज्म, बिल्कुल सही। हेडले बुल इंग्लिश स्कूल, बिल्कुल सही है। तो सारे सही हैं यहाँ पे, ऑल फोर आर करेक्ट। सार्क के बारे में बताना है तो भाई मैं इतनी बार बता चुका हूँ, म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ सार्क, बिल्कुल है। सार्क वाज फाउंडेड 1985, हाँ। ऑल डिसीजन ऑफ सार्क टेकन बाय मेजोरिटी वोट, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अफगानिस्तान इज अ मेंबर ऑफ सार्क, हाँ, 14वीं समिट में अफगानिस्तान की मेंबर है, तो डी आंसर, डी सही है। तो डी के साथ या तो बी होगा या सी होगा, और मेरे को पता है उसकी डेट, मेरे को पता है इसकी, सार्क की 1985 में है, तो बी ही सही है। बी और डी आंसर सही है इसका आंसर, तो बी और डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन नाउ अगेन, 85, जिसने ये सही किया है वो सही किया है। देखो मैं करता, मुझे जगदीश भगवती साहब को पता है, उन्होंने एक किताब लिखी है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सी का वन, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखी है जगदीश भगवती ने। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सी का वन आएगा, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब ए का या तो 3 होगा या 2 होगा। डेविड हेल्ड साहब, आप इसमें देखो, मेरे ख्याल से तो आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे इसमें। जो डेविड हेल्ड साल में उन्होंने किताब लिखी थी, ग्लोबलाइज वर्ल्ड कल्चर एंड इकोनॉमीज, ये डेविड हेल्ड साहब की किताब है। अगर ये पता होगा तो आप निकाल ले जाएंगे, क्वेश्चन ए का 3 आ गया तो आपका एक ही आंसर है। फिर बी का 4, जोसेफ स्टिगली, ये अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ काफी काम किया इन्होंने। ये ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। और थॉमस फ्रेडीमैन बात करता है वर्ल्ड इज फ्लैट। मेरे हिसाब से आप थॉमस फ्रेडीमैन का याद कर लो, वर्ल्ड इज फ्लैट, और एक याद कर लो जगदीश भगवती का, आपका काम हो जाएगा आगे काफी चीजों में। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डेविड हेल्ड, जोसेफ स्टिगले लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। Samir Amin argued that Marx foresee that no colonial power should be able to continue for long due to local development of capitalism. सही है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ नॉलेज ऑफ नॉन यूरोपियन सोसाइटी, इस वजह से नहीं है कि उनको नॉन यूरोपियन सोसाइटी की वजह से नहीं पता, क्योंकि कैपिटलिज्म खुद को अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, इस चीज की वजह से उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद है लिस्ट मैच करना है। देखो मैं इसमें क्या मैच करता, सबसे पहले मैं मैच करता ट्रिप्स, ये रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड के साथ। सी का 2 एक में ही है, आप आंसर आ जाएगा। FMCT इज रिलेटेड टू नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ वेपन। मॉनेटरी प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। WSF किस रिलेटेड है? ग्लोबल साइंस सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है। अब किताब इनकरेक्ट बताना है। पैक्स इंडिका शशि थरूर ने लिखी है, बिल्कुल सही चीज है। द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बंडोपाध्याय की किताब है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज एमर्जिंग पावर, सुमित गांगुली लिखते हैं। तो सारे ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ये डी, नन ऑफ द अबव। अब इसमें पूछा सावरकर ने क्या 3 बेसिस दिए थे एक नेशन बनने के? तो सावरकर ने बात की थी एक राष्ट्र की, एक जाति की और एक संस्कृति की। वो लैंग्वेज की बात नहीं करता सरकार, जो वीडी सावरकर थे। टेरिटरी, कल्चर और रेस की बात करते हैं वीडी सावरकर।
अबू फैजल ने एन एक्वेरी में क्रिएट अ थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, अपनी थ्योरी ऑफ सोवरेंटी क्रिएट की थी, वो किस बेसिस पे की थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट? तो एन एक्वेरी की जो की थी उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे की थी। जिया और बरैनी के बारे में बात करी है कि बरैनी रोट तहरीक ए फिरदूशाही, बिल्कुल सही है। बरैनी डिस्क्राइब आउट आइडल सुल्तान, बिल्कुल सही है। पर लेकिन जो बरैनी था ये सेकुलर नहीं था ये। बरैनी कैटेगराइज द लॉ इनटू टू, शर्ती एंड जब्ती, बिल्कुल सही है। डिस्कस आर्मी, उस टाइम तो ये जरूरत थी आर्मी की, अगर नॉर्मल इंसान भी देखता तो आर्मी के बारे में तो उसने जरूर डिस्कस किया है, तो यही गलत है। बाकी सब चीजें सही हैं। आप देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। आप लोगों को ये नहीं पता होगा बंच ऑफ थॉट्स, अगर आपको नहीं, बंच ऑफ थॉट्स लिखी है एम एस कॉलकर ने, तो सी का वन हो गया। तो एम एस गोलकर ने बंच ऑफ थॉट, सी का वन हो गया। अगर ये पता होता तो ये कोई भी कर देता आंसर। फिर महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज, ए का टू, ए का टू, एंड ए का टू भी पता होता तो आपका काम हो जाता। सी का वन, ए का टू। देन उसके बाद है बी आर अम्बेडकर ने लिखी है अपनी एनिलेशन ऑफ कास्ट। वी डी हिंदू सावरकर, वी डी सावरकर लिखी हिंदुत्व। एम एन रॉय का क्या कॉन्सेप्ट है? रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है। सप्तांग थ्योरी किसने दी है? सप्तांग थ्योरी डज नॉट डिस्कस, स्वामी करती है, दुर्ग करती है, अमात्य धर्म नहीं करती। स्वामी दुर्ग अमात्य धर्म नहीं करती। हु रोट अष्टाध्याय? पाणिनि साहब ने लिखी है अष्ट अध्याय। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट पार्टीलेस डेमोक्रेसी? पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात जेपी भी करता है, राम मनोहर लोहिया भी करता है, पर लेकिन इधर प्रोमिनेंट नेम अगर आता तो मैं जेपी चुनता। आइडिया ऑफ स्वदेशी कैन बी बेस्ट एट्रीब्यूटेड टू, स्वदेशी का आइडिया कैन बी बेस्ट एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। कौटिल्य आइडिया ऑफ सोवरेनिटी एज अ मंडल इज इमेजिन टू, कौटिल्य आइडिया, अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य आइडिया ऑफ सोवरेनिटी एज अ मंडल इज इमेजिन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, पैरेलल सर्कल्स, इंडिपेंडेंट सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डिपेंड करेगा सोवरेनिटी का। विच अमेरिकन फिलोसफर टॉट बी आर अम्बेडकर एट कोलंबिया एंड इज रिमेंड लव? तो ये वही जॉन डुई साहब हैं जिनकी बात मैंने करी थी, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म सिखाया और कोलंबिया में उनके साथ उनको टीचर रहे थे और हमेशा उनके दोस्त रहे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस, फ्रॉम द सेल ऑफ विच बुक, किस बुक की सेल से रामाबाई ब्रिटेन गई पढ़ने के लिए? तो उस किताब का नाम है स्त्री धर्म नीति। हाई कास्ट हिंदू वन भी इन्हीं ने लिखी है। तो ये एक मॉक टेस्ट था। अब आपने अगर यहाँ तक देखा है तो अपने आप मार्क्स बता दीजिए कितने लिखे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।